नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे कि दोस्तों हमने जो है आज जो है एक 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला बनाई है, जिसमें से जो है 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल जाएँगे, 10 क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है जीके से संबंधित होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, तुर्की। देखेंगे दोस्तों कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अब कई सारे शब्द ऐसे हैं जो तुर्की से संबंधित है। अब देखेंगे जैसे उर्दू, उर्दू जो भाषा है वो जो है तुर्की से संबंधित है। और बहादुर, बहादुर लोग जो है तुर्क में पैदा होते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जैसे उज़्बक, तुर्क, कुर्ता, कैंची हो गया, चाकू, कुली, गलीचा इत्यादि जो है कई सारे शब्द जो हैं तुर्की से संबंधित है। अब देखेंगे दोस्तों कि जो हमने पहला क्वेश्चन है, पहला जो है ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अरबी। अरबी भाषा के कौन-कौन से शब्द हैं? अरबी भाषा के हो जाएँगे दोस्तों जैसे अजब, अजब हो गया, अदालत हो गई, अक्ल हो गई, अल्लाह हो गया, असर हो गया, आखिर हो गया, आदमी हो गया और इनाम हो गया इत्यादि कई सारे शब्द जो है अरबी के हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली जो देखिए दोस्तों उसके शब्द कौन-कौन से पुर्तगाली शब्द है दोस्तों जैसे अनानास हो गया, ये अनानास जैसे फल हो गया, अनानास हो गया, बाल्टी हो गई, बाल्टी भी इसी की है, आलपिन हो गई, आलपिन भी जो है दोस्तों पुर्तगाली भाषा से शब्द शब्द है, स्त्री हो गई, स्त्री जो है दोस्तों स्त्री जो है स्त्री जो है वो प्रेस वाली है, ना कि महिला। अगर जो है आदमी और औरत, आदमी और औरत आते हैं आपको कहीं ऑप्शन में तो उसका जो है सीधा हो जाएगा अरबी। लेकिन स्त्री है, स्त्री कौन-सी जिसे हम प्रेस बोलते हैं, वो जो है अरबी वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और कमीज़, कमरा, कर्नल साहब इत्यादि जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी अंग्रेजी। अंग्रेजी जो भाषा के शब्द है वो दोस्तों बहुत सरल है। जैसे चाय हो गई, अंपायर हो गया, अपील हो गई, क्रिकेट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पुलिस हो गया, टैक्स हो गया इत्यादि जो भी आधुनिक शब्द है वो अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अरबी, तुर्की और फ़ारसी इन भाषाओं में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो आप जो है थोड़ी सही ढंग से याद कर लीजिए या फिर आप किसी ट्रिक के माध्यम से उसे जो है याद करिए या कहानी के माध्यम से उसे जो है याद करिए। अब चलते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनुव्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अनुव्यय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुधन अय। तो देखेंगे दोस्तों कि अनुव्यय में यण संधि का नियम लग रहा है तो ये जो है यण संधि हो जाएगी। अब देखेंगे हम कि यण संधि की विशेषताएं क्या होती है। तो यण संधि की जो विशेषता है दोस्तों वो है ई, उ और री। इनके बाद जो है कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, उसमें चाहे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई नहीं आएगा। जैसे अन्य अन्य कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ए हो गया, कोई भी स्वर आ जाएगा तो ई का हो जाएगा य, उ का हो जाएगा व और री का हो जाएगा र। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो है इसमें नियम लगा है। तो उ का क्या बोला हुआ है उसने? उ का बोला है व। उ का हो गया व और जो इसकी मात्रा थी वो हट गई, बाद बाकी बचा जो आधा नाव बचा हुआ है तो इसमें जो है असम्मिलित हो गया, तब उसके बाद बन गया अनुव्यय। देखेंगे कि हम संधि, हिंदी में जो है संधि 3 प्रकार की है। स्वर संधि, फर्स्ट हो गया दोस्तों स्वर संधि, दूसरी हो गई व्यंजन संधि और तीसरी हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और अब देखेंगे दोस्तों जैसे विसर्ग संधि हो गई, अब जो है स्वर संधि के, जो स्वर संधि है हमारी उसके जो है 5 भेद हैं। कौन-कौन से? दीर्घ संधि, दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों कि जो समान स्वर है, जैसे के साथ अ जुड़ गया या आ के साथ आ जुड़ेगा, ई के साथ ई जुड़ेगा, ए के साथ ए जुड़ेगा तो जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे पीतांबर, पीता धन अंबर, के साथ अ जुड़ा है तो सीधे इसके साथ वो बड़ा हो जाएगा। अगर आ जुड़ेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, अगर ई जुड़ेगी तो बड़ी ई हो जाएगी और अगर ओ जुड़ता है तो बड़ा ओ हो जाएगा। दूसरी जो स्वर संधि है वो है हमारी गुण संधि, गुण संधि।
अगर जो है आ के बाद, इसका जो नियम है दोस्तों, इसका है अ अगर और आ के बाद, अगर आ के बाद जो है दोस्तों, आ के बाद जो है ई, ऊ और री। ई हो गया आपका बड़ा ई और छोटा ई, और ओ हो गया बड़ा ओ और छोटा ओ, और री। अगर ई ये शब्द आते हैं तो ई का हो जाएगा ए, ऊ का हो जाएगा ओ, और री का हो जाएगा अर। ये इसका नियम है। अब चलेंगे दोस्तों, जो अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि, तीसरी संधि है। उसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, जैसे उसके अंतर्गत जो है अगर आप जो है ऊ के साथ जैसे उसका नियम है, अगर जो है आ के साथ आ के बाद जो है आपका ओ ए हो गया। अगर ए के साथ आपका भिनसुर आ जाता है, ए के साथ ए हो जाएगा तो ए उसका हो जाएगा ए, और ओ के साथ अगर भिनसुर हो गया तो उसके साथ हो जाएगा औ। इसके बाद जो संधि है दोस्तों वो है यण संधि। यण संधि का नियम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अयादि संधि है। अयादि संधि जो है हिंदी में कम ही प्रयोग होता है इसका, लेकिन ज़्यादातर इसका जो है प्रयोग संस्कृत में होता था। तो चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विविध भारती, विविध भारती जो चैनल था उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1957 में। देखेंगे दोस्तों कि 1957 में विविध भारती चैनल की शुरुआत हुई थी। अब देखेंगे थोड़ी विविध भारती से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे विविध विविध भारती ने अपनी स्वर्ण जयंती, विविध भारती ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2006-7 में। 2006-7 में मनाई थी इसने अपनी स्वर्ण जयंती। और इसका जो प्रारंभ प्रारंभ में दो जगह होता था इसका प्रकाशन, वो होता था दो जगह इसका जो है प्रकाशन हुआ। सबसे पहले जो है बम्बई और मद्रास में। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसने अपना विस्तार शुरू किया और बहुत सारी जगहों पे, अब तो पूरे देश में ही इसका प्रसार होता है। चलते हैं कोई दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1907 में। 1907 में जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा की तरफ कि इनको जो है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और इनकी जो है कब कौन कौन से इनको पुरस्कार पुरस्कार मिले हैं, और कब कब इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले देखेंगे हम महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ, और इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, और इन्हें जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है आपका कि आधुनिक मीरा जो है किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा को। और इनका जो है उत्तराखंड से भी इनका ताल्लुक रहा है। इनका जो संग्रहालय है वो रामगढ़ में है, रामगढ़ नैनीताल में इनका जो है संग्रहालय स्थापित है। और इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे यामा हो गई, ये तो बहुत फेमस है। यामा परिक्रमा हो गई दोस्तों। और गीत पर्व, नीलांबरा, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी आदि जो है इनकी कई सारी रचनाएं हैं। जैसे कविता संग्रह हो गई आपकी निहार, रेशमी, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा इत्यादि है। अब इनको जो है देखेंगे दोस्तों कि इनको जो है कब कब जो है कोई भी पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पद्म भूषण जो है ये पुरस्कारों की श्रेणी में ये तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। तो ये मिला था महादेवी वर्मा को 1956 में। 1956 में जो है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण मिला। और 1988 में दोस्तों इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण माफ करिए, पद्म विभूषण जो है इनको 1988 में, और 1956 में जो है इनको पद्म भूषण मिला था। और पद्म विभूषण जो है दूसरे नंबर का पुरस्कार है। और इनको एक हिंदी साहित्य का एक पुरस्कार मिला था, वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी, जी शंकर कुरुप को मिला था। और हिंदी का जो है चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद को मिला था। लेकिन हिंदी की अगर आपको आ गया कि ऑप्शन आ गया या क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सबसे पहले किस महिला को हिंदी का वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी। और अगर आपको हिंदी का आ गया, अगर जो है महिलाओं में आ गया तब तो आशापूर्णा देवी हो जाएगा। अगर जो है हिंदी का आ गया तो यामा के लिए मिला था इनको,
यामा को मिला था, यामा के लिए मिला था 1982 में पद्म क्या इसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उड़ती चिड़िया, उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रहस्य की बात जानना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, किताब। किताब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं दोस्तों संज्ञा। देखिए संज्ञा जो है कहीं आपको तीन, इसके जो है तीन भेद भी दिखेंगे किसी बुक में, लेकिन अभी जो है हर कोई किताब में जो है 5 भेद दिख रहे हैं इसके। अब 5 भेद में सबसे पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फर्स्ट हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई आपकी जातिवाचक, तीसरी समूहवाचक, चौथी हो गई आपकी द्रव्यवाचक, और पांचवी हो गई आपकी भाववाचक। अब देख लेते हैं थोड़ी इनमें क्या क्या फर्क है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में आ गया जैसे दोस्तों की व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति स्थान के बारे में बताएगा। तो जैसे व्यक्ति हो गया जैसे राम, श्याम इत्यादि, इस तरीके से आएगा। और जैसे पार्टिकुलर किसी जगह का नाम आता है जैसे दिल्ली या मुंबई, उसके अलावा और कोई ना हो, दिल्ली के अलावा कोई दूसरा ना हो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, भारत हो गया। भारत भी जो है क्योंकि व्यक्तिवाचक में आएगा, एक ही स्थान है वो। अब देखेंगे दोस्तों की जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जो जातिवाचक संज्ञा। जाति में जो है दोस्तों जाति का भेद होता है। अब देखिए दोस्तों जैसे दिल्ली हो गया, रामायण हो गया, और ऑप्शन सी यमुना हो गया, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब जातिवाचक में देखेंगे हम, जातिवाचक में आ जाएगा दोस्तों जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया इत्यादि, जो है किसी भी जाति का बोध प्रकट कराते हैं। गाय हो गई, ये जो भी जाति का बोध कराती है वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों समूहवाचक, तीसरा है समूहवाचक। समूहवाचक, तो समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगी सेना, सेना, सेना जो है समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि ये जो है किसी चीज़ के बारे में बता रही है, किसी जो है समूह के बारे में बता रही है, इसलिए जो है सेना और इससे संबंधित जैसी भी कोई भी जो है संस्थाएं होगी वो जो है समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। और इसके बाद जो चौथा, चौथा जो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जो है द्रव्य से संबंधित होगा, जैसे चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, और इत्यादि ये चीज़ें फल फ्रूट इत्यादि, कोयला हो गया, जैसे ये सारे जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। और इसके बाद जो पांचवा है वो है भाववाचक। भाववाचक में संबंधित आ जाएगा जैसे गुण दोष इत्यादि, जो है इसमें इसमें जो है भाव, किसी भी चीज़ का भाव बताएगा, तो ये जो है सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है अनुशासन। अनुशासन शब्द अनुशासन शब्द क्या है, या अनुशासन इनमें से कौन सा शब्द है। तो अनुशासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, योगरूप। नहीं, माफ करिए दोस्तों, योगरूप नहीं होगा, ऑप्शन सी यौगिक। योगी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। योगरूप माफ करिए, क्योंकि योगरूप जो है अन्य के लिए होता है वो, तो यौगिक। देखेंगे जो है दोस्तों शब्द की जो है रचनाएं 3 प्रकार से होती है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ जो है, रूढ़ में हम जो है खंड नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसमें जो है शब्द की रचना नहीं हो सकती है। अब बचा दूसरा यौगिक। यौगिक जो है जैसे यौगिक कौन सा हो गया, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे इसको देख लीजिए, जैसे अनु, धन, शासन। अनुशासन, अनुशासन से जो है देखिए यौगिक है, तो इससे जो है शब्द की रचना हो रही है। अब अगर जो है तीसरा जो शब्द की रचनाएं होती है वो होती है योगरूढ़। योगरूढ़ से जो है शब्द की रचनाएं नहीं होती है, वो जो है सारा यौगिकी के अंतर्गत आता है। जैसा जो है योगरूढ़ में हम देखेंगे, क्योंकि तीसरे की ओर इशारा करता है, ये बहुब्री से बहुब्री जो भी समास होगा वो योगरूढ़ के अंतर्गत आएगा, और योगरूढ़ के अंतर्गत ही बहुब्री आता है, और बहुब्री के अंतर्गत ही योगरूढ़ आता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर जो है पीला वस्त्र धारण करने वाला भगवान विष्णु, वो जो है योगरूढ़ की तरफ जा रहा है। ऐसे जो है त्रिनेत्र, वो जो है 3 नेत्रों वाले जो है भगवान शिव है, तो इससे संबंधित जो भी है सारे योगरूढ़ में आ रहे हैं, तो इस पे जो है निर्माण नहीं होता है। तो अब देखेंगे कि शब्द का निर्माण जो है यौगिकी में होता है, और इसका भी सही आंसर है यौगिक। अब देखेंगे शंकर, ऑप्शन बी है जो शंकर। शंकर देखेंगे दोस्तों, शंकर जो है 2 भाषाओं, शंकर जो है 2 भाषाओं से, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं का जो है मिश्रण है। जैसे देखेंगे हम शीलबंध, एक शब्द है शील
धनबंध। सीलबंद में जो है दोस्तों, सील तो आपका अंग्रेजी का हो गया और बंद आपका फारसी का हो गया, तो दो भिन्न भाषाओं का मिश्रण है, उसे कहेंगे, उसे संकर कहा जाता है। और योग रूढ़ का भी मैंने बता दिया है कि ये तीसरे की ओर इशारा करता है। योगी का बता दिया कि दो शब्दों से इनका मेल होता है। अब तद्भव, तद्भव शब्द जो है उन्हें कहते हैं दोस्तों कि जिनका जो है संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हुआ है। हिंदी में रूपांतरण हुआ है। अब देखेंगे किस प्रकार से जो है हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ है और उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसा हो जाएगा अग्नि, अग्नि हो गया दोस्तों। अग्नि में जो है देखिए ये जो है संस्कृत का शब्द है, इसे जो है तत्सम शब्द बोलते हैं। जो संस्कृत ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं, लेकिन जिनका रूपांतरण हिंदी में हुआ है उन्हें जो है हम तद्भव कहते हैं। अब जो है अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, जैसा आग, ठीक है। उज्जवल का हो गया, उज्जवल जो है अब देखेंगे हम, जैसे उज्जवल हो गया, उज्जवल जो है तत्सम है। उजाला हो गया, वो तद्भव है। दोनों का अर्थ प्रकाशी होता है, लेकिन वो जो है कई रूपांतरण करके हिंदी में आ गया है, तो उसको जो है तद्भव कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों दाजू। दाजू जो रचना है दोस्तों वो किसकी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शेखर जोशी की। अब चलते हैं दोस्तों शेखर जोशी की तरफ, क्योंकि जो सही रचना है इनकी ये है। देखिए शेखर जोशी, शेखर जोशी का जन्म हुआ है, वो हुआ है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। अल्मोड़ा जो है दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, और इनका जन्म जो है 1932 में हुआ है। और ये जो दाजू रचना है ये इन्होंने जो है 1953 में लिखी थी। 1953 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1953 में लिखी है। कभी क्वेश्चन बन जाए आपका किस सन में इन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी 1953 में। इनकी जो है कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे नौरंगी बीमार, नौरंगी बीमार। देखिए दोस्तों जैसे नौरंगी बीमार, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है इसमें, छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो नौरंगी बीमार हो गया, कोशिका गढ़वार हो गया। देखिए तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1949 को। देखेंगे दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों 14 सितंबर 1949 को, इसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, कि राजभाषा देखेंगे एक जो है संवैधानिक शब्द है, जिसकी व्याख्या जो है आर्टिकल 343 फर्स्ट के तहत की गई है। राष्ट्रभाषा जो है कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। राजभाषा का जो अब देखेंगे तो उसको बोलते हैं दरबारी भाषा। जैसे पूर्व काल में दरबार में जो प्रयुक्त होती थी उस भाषा का वर्णन होता है। अब देखेंगे हम जैसे मुगल काल में आते हैं, तो मुगल काल में जो है उनकी दरबारी भाषा जो है फारसी है। अब जैसे हम पहले से जाते हैं, उससे पूर्व जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के काल में, उस समय जो है हिंदी उनकी दरबारी भाषा थी, या जो है उनकी जो लोक भाषा थी वो जो है उनकी दरबारी भाषा थी। तो हिंदी को जो है दरबारी भाषा का दर्जा, दरबारी या राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो अब ये भी देखेंगे हम कि हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो भारत में कई बोलियाँ हैं, कई बोलियाँ हैं, कई भाषाएँ हैं। उसके अंतर्गत जो है आप बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी जो है उसके अंतर्गत बोलियाँ हैं। तो महात्मा गांधी, एक जो है अधिवेशन होता है 1924 में, उसे बोलते हैं बेलगांव अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जब तक जो है सभी लोगों की एक जैसी भाषा नहीं हो सकती है, तो हमें जो है आज़ादी मिलना थोड़ी सी जो है देर हो सकती है। कि अगर आज़ादी जो है 1947 में मिलेगी तो वहाँ पे जो है 1950 भी हो सकती है, या उससे बाद भी हो सकती है, क्योंकि हम एक दूसरों के विचार को पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखेंगे एक दूसरों के विचार को कैसे, अगर बाई चांस जो है हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ पे जो है मराठी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे जो है हम देखेंगे बंगाली लोग हैं, यहाँ पे मराठी लोग हैं, यहाँ पे जो है देखेंगे हम कि अंग्रेजी भाषी लोग हैं। तो सभी की अपनी अपनी भाषा हैं, दूसरे की भाषा को हम समझने में बहुत टाइम लग जाता है। अब जैसे हिंदी अंग्रेजी भाषी लोग जो है मराठी भाषी लोग को नहीं समझ पाएंगे जल्दी से, वहीं पे जो है मराठी जो है दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे जल्दी वो, और इसी प्रकार से जो है अन्य भाषाओं को कोई भी जल्दी से नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो है महात्मा गांधी जी ने
हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा प्राप्त हुआ है और यहीं से हिंदी का विकास शुरू हुआ है। हिंदी का विकास ऐसे देखेंगे हम कि 1850 के बाद जो है निरंतर इसका विकास होता चला गया। लेकिन यहाँ पे से 1924 के बेलगाम अधिवेशन से इसकी जो है राष्ट्रभाषा या जो है राष्ट्रभाषा बनाने की जो है इसकी बागडोर शुरू हो गई थी। उस समय जो है सभी लोगों ने बोला कि इसको जो है राष्ट्रभाषा बनाइए, लेकिन बाद में जो है कुछ मतभेद हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है हिंदी भाषी लोग भी और दक्षिण भारत के लोग भी जो है वहाँ पे एक आमने-सामने हो गए। इस वजह से जो है ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रविशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अत्यंत। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रविशेषण होती क्या चीज़ है। प्रविशेषण देखिए दोस्तों, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताता है जो, उसे बोलते हैं प्रविशेषण। अब देखेंगे हम कि विशेषण विशेषण क्या चीज़ है। देखिए किसी भी शब्द की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो उसे जो है विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे जैसे ईमानदार, ये भी जैसा विशेषण है, पराक्रमी है, ये भी विशेषण है, और कुशल है, ये भी विशेषण है। लेकिन अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है, क्योंकि ये जो है ये विशेषता बता रहा है। अब देखेंगे हम कि एक शब्द लेते हैं, मोहन का घोड़ा, मोहन का घोड़ा अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, घोड़ा तो हो गया हमारा विशेष्य, सुंदर हो गया विशेषण, और अत्यंत हो गया, वो हो गया हमारा प्रविशेषण। वो जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि अत्यंत विशेषण है। जैसे क्रिया होती है ना, क्रिया विशेषण, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से जो है विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। देखेंगे दोस्तों कि अस्कोट वन्यजीव विहार की कहाँ पे स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है अस्कोट नामक जगह पड़ती है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान पे। वहाँ पे जो है ये अभ्यारण्य स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। और इसका इसका जो है दोस्तों, इसका जो है इसका निर्माण किस लिए हुआ। किसी भी अभ्यारण्य या या जो है वो उद्यान की, राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकता बनाने की इसलिए पड़ती है कि वहाँ पे कोई प्रजातियाँ होती है या तो विलुप्तप्राय होती है, या तो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो अस्कोट वन्य विहार में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग यहाँ पे जो है 75 कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों और वन्यजीव विहार के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो है 7 वन्यजीव विहार है। तो यहाँ पे जो है ये बताता है 1955 का है, ये गोविंद वन्यजीव विहार है। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार है, और 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार है। देखेंगे थोड़ी संक्षेप में कि ये 7 वन्यजीव विहारों के बारे में। सबसे पहले स्थापना देखेंगे। पहला वन्यजीव विहार जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना। फिर 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना। फिर 1986 में ये अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना। 1987 में सोना नदी वन्यजीव की स्थापना। फिर 1988 में जो है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना। फिर जो है 1993 में हुई बिनोग या मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना। फिर जो है 2012 में हुई नैना देवी वन्यजीव विहार की स्थापना या नंदौर वन्यजीव की स्थापना। अब जो है हम देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल क्या है। सबसे 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 अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार जो है वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी जो है क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है बियोग या मसूरी वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल है 10.93 के आसपास, 11 वर्ग किलोमीटर मान के चलिए। अगर जो है कभी ऑप्शन में आपको मसूरी या बिनोग वन्यजीव विहार ना दे दें, तो उसके स्थान पे अगर जो है बिनसर वन्यजीव विहार आ जाता है, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव। शिव को जो है ब्राह्म कमल चढ़ाया जाता है। अब देखेंगे थोड़ी ब्राह्म कमल के बारे में। यहाँ पे जो है ब्राह्म कमल जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और ये जो है अब ऊंचाई पे देखेंगे तो ये ऊंचाई पे मिलेगा, तो अब फूलों की घाटी साइड या उसके समतल में कहीं पे मिलेगा ये, तो उसका फूलों की घाटी की ऊंचाई के आसपास होगा, तो मान के चलिए 3500 से 4500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो इसकी जो प्रजातियाँ हैं, इसकी प्रजाति पूरे भारत में जो है 24 है, और पूरे विश्व में जो है इसकी प्रजाति 210 है। और यहाँ पे ब्राह्म कमल खिलने का समय है वो है तुम्हारा आपका जुलाई फर्स्ट वीक से और
अक्टूबर, अक्टूबर सेकंड वीक तक, क्योंकि इस समय जो है बारिश का है, तो बारिश के समय ये ज़्यादातर फूलते हैं। और इस पेड़ की ऊंचाई जो है वो है 60 से 75 सेंटीमीटर के आसपास जो है इस पेड़ की ऊंचाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो है स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो है अल्मोड़ा में जो है ये संस्थान स्थित है। अब देखेंगे थोड़ी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान के बारे में। ये जो है जो कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में है उसकी पर्वतीय इकाई है। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1924 में। और इसकी स्थापना की है बोसी सेन ने। बोसी सेन अल्मोड़ा में की है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शिवकिला। शिवकिला जो दर्रा है दोस्तों वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बाद बाकी जो जिले हैं जो बाद बाकी आपके दर्रे हैं लिपुलेख जो है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और माणा माणा जो आपका दर्रा है वो दोस्तों चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। और ये जो है आपका चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। और इसके बाद का जो दर्रा है दोस्तों वो है आपका शिमला। शिमला जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में सर्वाधिक गांव स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी। पौड़ी में जो है सर्वाधिक गांव स्थित है। और अगर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे कम गांव वाला जिला तो वो हो जाएगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार और कहीं कहीं पे आपको उत्तर मिलेगा देहरादून। देहरादून भी जो है क्योंकि सर्वाधिक नगरीय वाला जिला देहरादून है तो कहीं पे ये भी मिलेगा और कहीं पे जो है हरिद्वार में मिल सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। देखेंगे दोस्तों कि 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। यहाँ पे जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो देखेंगे थोड़ी देहरादून के की साक्षरता क्या है। तो देहरादून की जो जिला साक्षरता है वो है 84.28। और अगर क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में दोस्तों जो है 73.10% जो है साक्षरता यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अब देखेंगे कि मंत्रिपरिषद क्योंकि केंद्र में तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के तहत है और 75 में तो आपका मुख्यमंत्री है। लेकिन राज्य का देखेंगे हम। राज्य का जो है आर्टिकल 164 के जो है 164 के फर्स्ट में मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 12। यहाँ पे जो है अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। अब देखेंगे दोस्तों कि एक संशोधन हुआ 91वां एक संशोधन हुआ वो हुआ था 2003 के तहत। अब ये जो है 91वां संशोधन हुआ 2003 में। तो वहाँ पे बोला गया कि किसी भी राज्य में या आपकी संसद में 15% से अधिक 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। और किसी भी राज्य में 12 मंत्रियों से कम नहीं हो सकते हैं। ये प्रावधान किया गया कि 12 जो है 12 मंत्री बोले तो आपका जो है मुख्यमंत्री सहित जो है 12 से कम नहीं होने चाहिए। तो उत्तराखंड में इस समय जो है 13 मंत्री है मुख्यमंत्री सहित। और जो है अब बोला गया कि 15% से अधिक नहीं होगा। तो 15% देखेंगे तो उत्तराखंड में जो है वही हो रहा है कि 10-11 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 12 व्यक्तियों वाला जो है लागू हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के प्रथम अधिरक्षक कौन थे। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के जो प्रथम अधिरक्षक थे वो थे ऑप्शन ए क्रो जो है पहले अधिरक्षक थे। अब देखेंगे कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1869 में इसकी जो है स्थापना हुई थी।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा की वर्तमान में 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें आपकी कौन-कौन सी है? एक टिहरी है, फर्स्ट आपकी टिहरी है, सेकंड आपकी देहरादून है, तीसरी आपकी हरिद्वार है, चौथी आपकी पौड़ी है और पाँचवीं जो है अल्मोड़ा है। अब देखेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी लोकसभा सीट और सबसे छोटी लोकसभा सीट। अगर सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पे आती है तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट हो जाएगी पौड़ी की, सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी लोकसभा सीट जो है क्षेत्रफल के आधार पर आती है तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। अगर जो है जनसंख्या के आधार पर आती है तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार होगी और सबसे छोटी जो है पौड़ी की होगी। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सी आरक्षित है। तो अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है अल्मोड़ा की, वो जो है यहाँ पे आरक्षित की गई है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब देखेंगे थोड़ी कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो किन किन से संबंधित है। जो 3 है हमारे, ऑप्शन ए है, इससे ये जो है राज्यसभा सांसद है, 70 जो है हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें से एक एंग्लो इंडियन है, 70 + 1 95 जो हमारे ब्लॉक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। तो देखेंगे दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है 1871 में हुआ था। ये जो है इसकी स्थापना की थी बुद्धि बल्लभ पंत ने 1871 में, और ये 1871 से 1918 तक चला, यहाँ पे चला था। तो ये जो है ब्रिटिश सरकार के जो है, जब ये बद्रीदत्त पांडे जी बड़े थोड़ी उग्रवादी नेता थे, इन्होंने जो है उस समय रुख ब्रिटिश सरकार की निंदा में कर दिया, इस वजह से जो है ये अखबार जो है बंद हो गया था। तो इसके बाद जो है शक्ति का प्रकाशन किया बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में जो दिए गए हैं। 1870 में डेविटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, 1918 में शक्ति की स्थापना हुई थी, 1930 में जो है स्वाधीन प्रजा की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन, स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1930 में। 1930 में जो है दोस्तों स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किया था विक्टर मोहन जोशी ने। विक्टर मोहन जोशी ने आपका जो है स्वाधीन प्रजा की स्थापना की थी, और ये जो है 1930 में छपता था। अब देखेंगे थोड़ी दोस्तों कि हमारे जो ऑप्शन है उनमें किस किस अखबार की स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में जो है स्थापना हुई थी समता की, समता की स्थापना हुई थी। तो समता की स्थापना की थी आपकी हरिप्रसाद टंटा ने, लेकिन समता की स्थापना खाली इन्होंने 1934 में की थी। 1935 से 1949 तक इसका प्रकाशन जो है लक्ष्मी टंटा ने किया था, इनकी भांजी थी ये हरिप्रसाद टंटा की। तो इनका प्रकाशन इन्होंने जो है इन्होंने किया था। अब 1913 में देखेंगे, 1913 में विशाल कीर्ति जो है इस अखबार का संपादन किया था इन्होंने सदानंद कुकरेती जी ने इसका प्रकाशन किया था 1913 में। अब देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन डी में दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं निकली थी, एक कर्मभूमि और एक पताका। कर्मभूमि के जो संस्थापक थे वो भक्तदर्शन थे और भैरवदत्त धूलिया, भक्तदर्शन और भैरवदत्त धूलिया। और जो पताका पत्रिका थी उसके प्रकाशक थे शोभन सिंह जीना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामीनाथन। भारत में जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है एस स्वामीनाथन का है। इन्होंने जो है भारत में 1966-67 के तहत जो है यहाँ पे हरित क्रांति लाया था। अब देखिए भारत में हरित क्रांति लाने का क्या मकसद था, क्योंकि भारत में 2 युद्ध लड़े गए इस टाइम पे 1960 से और 1966 के बीच में। 1962 में भारत चीन का युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो इन 2 युद्धों ने भारत की कमर तोड़ी थी। मतलब कि यहाँ पे जो है निर्यात तो घट ही रहा था, लेकिन आयात की मात्रा अत्यधिक हो रही थी। इस वजह से जो है हरित क्रांति लाने का उद्देश्य था। तो ये हरित क्रांति लाई थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और यहाँ पे जो इसके ये थे, यहाँ पे जो सचिव थे वो थे एस स्वामीनाथन। अब देखेंगे कि अगर क्वेश्चन बनता है कभी कि हरित क्रांति में किन किन फसलों को रखा गया, तो इसके अधीन थी चावल,
और गेहूँ। चावल और गेहूँ तो 2 फसलें थी। अगर जो है आपको पूछा जाए कौन सी फसल हरित क्रांति के तहत सर्वाधिक इस पे जो है प्रभावित हुआ था, तो उसका हो जाएगा आंसर दोस्तों गेहूँ। सर्वाधिक प्रभाव इसी पे पड़ा था हरित क्रांति का, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। और दूसरी हरित क्रांति आई थी 1982-83 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1982-83 में जो है दूसरी हरित क्रांति आई थी भारत में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य विलय नीति किस गवर्नर की थी? तो देखेंगे दोस्तों कि राज्य विलय नीति जो है ये थी आपकी ऑप्शन बी डलहौजी की। डलहौजी जो है भारत की जब वाइसराय रहे तो इनकी नीति जो है विलय से संबंधित थी, राज्य विलय नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। तो इसने जो है सबसे पहले 1948 में 17 को इस नीति के तहत जो है सबसे पहले अधिकृत किया था। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो है हुआ था, तो हुआ था जब 1956 में जो है इन्होंने अवध को कुशासन के आधार पर जो है जब इन्होंने इसको हड़प लिया था, तो इस वजह से जो है चिंगारी अत्यधिक मात्रा में फटी। क्योंकि उस समय जो है भारत में 2 या 3 राज्य ऐसे थे जो बड़े-बड़े थे, जैसे अवध हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, और आपका जो है दिल्ली इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जो है अवध इनमें सबसे पावरफुल था। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है क्रांति हुई 1957 की। उससे पहले भी जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत कई राज्यों में हुए, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ी कम रहा, क्योंकि छोटे-छोटे राज्य थे, इतने शक्तिशाली थे नहीं कि उनमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है सामना कर पाए। तो जब अवध को कुशासन के आधार पर इन्होंने 1956 में जो है ये हड़प लिया था, तो इस वजह से जो है ये 1957 की चिंगारी सर्वाधिक फूटी। अब देखेंगे थोड़ी, ये तो हो गया विलय नीति। अब सहायक संधि को देखेंगे। सहायक संधि क्या थी और किस वाइसराय ने जो है इसको लागू किया था? तो सहायक संधि की जो आई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। तो सहायक संधि का मकसद ये होता था कि आप हमारे साथ जो है संधि करिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और उसके बदले में आपको हमें कर देना होगा। कोई भी राज्य जो है आप पे अटैक नहीं कर सकता। अगर अटैक करता भी है तो सबसे पहले हम जो है युद्ध के लिए आपके पास आएंगे, और आपको जो है एक छोटी सी टुकड़ी जो है आपको अपने महल में अंग्रेजों की रखनी होगी। तो इस संधि के तहत जो है सबसे पहले मराठा राज्य ने जो है सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन ए मनीला में। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, और यहाँ पे जो है एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को जो है यहाँ पे हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8 राज्यों से। अब देखेंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ से जो है ये रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान, फिर हो गया आपका गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 6 राज्य तो आपके जो है ये मध्य भारत से हो गए या पश्चिम भारत से हो गए, और ये जो है 2 राज्य पूर्वी भारत से आते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो है आपके पूर्वी भारत से आ गए। तो यहाँ पे जो है ये रेखा यहाँ से होके जाती है। अब आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आता है। अब आप देखेंगे चाहे यूकेपीसीएस हो या यूपीपीसीएस हो या यूकेएसएससी हो या यूपीएसएससी हो, या फिर जो है आप एसएससी के एग्ज़ाम देख लीजिए या पीसीएस के एग्ज़ाम देख लीजिए। उसमें जो है अधिकांशतः जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको दिखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में होकर ये रेखा नहीं जाती है, तो वहाँ पे दे देगा आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और तीसरा दे देगा आपको त्रिपुरा, और चौथा दे देगा उड़ीसा। सर्वाधिक उड़ीसा ही देता है वो, क्योंकि उड़ीसा में जो है एक लाइन आती है 82.5 डिग्री, जो ये यहाँ से आती है, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर जो है नीचे चली जाती है। तो इस लाइन की वजह से जो है ये देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है
बहुत सारे लोग जो है यहीं पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं जाती है, बल्कि समय जोन जो है वो जाता है। तो समय जोन जो है 5 राज्यों से होकर जाता है। इस वजह से जो है ये बार-बार जो है उसी को देगा। उड़ीसा को जो है ये बार-बार देता रहता है कि किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखेंगे दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? बाण भट्ट जो है दोस्तों हर्ष का दरबारी कवि था। अब देखेंगे थोड़ी बाण भट्ट के बारे में, उनकी कौन सी रचनाएं हैं। बाण भट्ट जो है उनकी रचनाएं हैं कादम्बरी। फर्स्ट हो गया कादम्बरी, दूसरी हो गया हर्षचरित्र, और तीसरी भी जो है हर्षचरित्र इससे संबंधित है इनकी रचनाएं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है स्वेज नहर को कब खोला गया? तो स्वेज नहर को जो है 1869 में, 1869 में जो है इसको जो है खोला गया। ये जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ये दोनों सागरों को जो है आपस में मिलाती है और एशिया को और ये अफ्रीका को जो है अलग करती है। तो देखेंगे थोड़ी स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर का निर्माण जो है दोस्तों 1859 में जो है यहाँ का ये जो उस समय यहाँ पे मिस्र में शासन था वो था अंग्रेज़ों का। तो वहाँ से जो एक व्यक्ति को भेजा गया उसका नाम था फर्डिलैंड। फर्डिलैंड जो है इसका जो है अभियंता बोलेंगे या निर्माणकर्ता जो है उसका फर्डिलैंड था। उसने जो है 1859 से इस नहर का निर्माण शुरू किया और 1869 में इस नहर का निर्माण पूरा हो चुका था। और इस नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो है 160 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और वो 1869 में उस समय जो है भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लॉरेंस या जॉन लॉरेंस यहाँ के गवर्नर थे। तो उसके समय जो है इनका ये नहर पूरी रूप से बनी। तो अगर कभी जो है क्वेश्चन बन जाता है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 165 किलोमीटर है। और किस वाइसराय के समय पे ये नहर पूरी हुई या खोल दी गई, वो हुई थी जॉन लॉरेंस के समय पे 1869 में। अब देखेंगे दोस्तों कि इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वो हुआ था 1956 में। अब जो है राष्ट्रीयकरण में इतनी देरी क्यों हो चुकी थी? क्योंकि उस समय अफ्रीका जो है ब्रिटिशर्सों के गुलाम थे, या फिर जो है पुर्तगालियों के गुलाम थे, या जो है डचों के गुलाम थे। तो मिस्र जो है ब्रिटिशर्सों के गुलाम थे। तो 1954 में ब्रिटिश लोगों ने जो है इस नहर को मिस्र को सौंप दी थी। तो उन्होंने जो है 1956 में इस नहर को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों कि विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान या जो है स्वतंत्र ये गणतंत्र दिवस जो है हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका क्या कारण है? तो देखेंगे दोस्तों कि अब हम चलते हैं इतिहास के पन्नों की तरफ। तो इतिहास के पन्नों को मोड़ते हैं हम 1929। 26 जनवरी 1929 कांग्रेस अधिवेशन, रावी नदी तट, लाहौर। यहाँ पे यहाँ के जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे शपथ ली थी इन्होंने एक शपथ ली थी कि आज से हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब 26 जनवरी को तो भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, इस वजह से जो है इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय किया 26 जनवरी को। अगर जो है ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय नहीं लिया गया होता, तो फिर जो है हम जो है गणतंत्र दिवस 26 नवंबर को मनाना शुरू कर देते, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था। और इसी दिन जो है, क्योंकि निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उस पर जो है विचार विमर्श और लास्ट जो है बैठक जो है 26 नवंबर को होनी थी, लेकिन जो है लास्ट बैठक उसके बाद जो है स्थगित कर दी गई और 24 या 25 जनवरी को जो है लास्ट बैठक की गई और उसके बाद जो है संविधान पूरे देश में लागू किया गया। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने 1924 में। ये अधिवेशन जो है एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है,
क्योंकि महात्मा गांधी ना इससे पहले किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, और 1924 के अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन के बाद यहाँ पे जो है इसके बाद भी महात्मा गांधी जी ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, और ना ही जो है किसी कांग्रेस की सदस्य के रूप में रहे। उसके बाद इन्होंने खुद की पार्टी भी गठित की थी, और कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना के ही रहे। और ये जो है हिंदी के विकास भी इसी अधिवेशन से शुरू हो गया था, राष्ट्रभाषा का विकास। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजना का विकास किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। तो उस समय तो रूस नहीं था जिस समय लिया गया विचार 1951 में, उस समय जो है यूएसएसआर था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का विधिक सलाहकार होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है राज्य का विधिक सलाहकार होता है, और केंद्र का विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। सॉलिसिटर जो है महाधिवक्ता के नीचे कार्य करता है। अब देखेंगे थोड़ी महाधिवक्ता के बारे में और ये महान्यायवादी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता के जो पद है वो आर्टिकल 76 के तहत है, क्षेत्र फर्स्ट के तहत है। इसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको पद पे हटाने का अधिकार खाली सिर्फ जो है संसद को है। संसद जो है 2/3 बहुमत के साथ इसको जो है हटा सकता है। तो अब देखेंगे थोड़ी महान्यायवादी के क्या कार्य हैं। महान्यायवादी जो है कानून से संबंधित परामर्श जो है सरकार को देते हैं। वो संसद के किसी भी सत्र में बोल सकता है। अब मान लिया कि आप जो है संसद के लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सत्र में ये बोल सकता है। लेकिन अगर जो है मत हो रहा है किसी विषय में, तो इसको जो है महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। अब उसी प्रकार से जो है राज्यों में जो है महाधिवक्ता की स्थापना की गई है। महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 के तहत है। तो इसको भी जो है जैसे ही महान्यायवादी है ऐसे ही महाधिवक्ता है। इसको विधि से संबंधित मंत्रिपरिषद या मंत्री जो है वहाँ पे बोलने का अधिकार है। विधानसभा या विधान परिषद में वहाँ पे बोलने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे जो है मत देने का अधिकार नहीं है। अब आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है ये भी विधि का अधिकारी होता है, लेकिन ये जो है हेल्प करता है महाधिवक्ता की। तो आज की जो है श्रृंखला यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी को वीडियो? अगर जो है सही लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर सभी लोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।